हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुबीना अपनी माँ नीतू के साथ एक बहुत ही छोटे से गांव में रहा करती थी। रुबीना शुरू से ही हर चीज में कमजोर थी और इसी बात की चिंता नीतू हर समय करती थी। चिंता में रहने की वजह से अब नीतू बीमार रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन नीतू का भाई यानी रुबीना का मामा नीतू के घर आता है और अपनी बहन की इतनी खराब तबीयत को देखकर बोलता है, बहना ये क्या, तू इतनी बीमार है और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो। भैया क्या बताऊँ मैं तुम्हें बताकर मैं तुम्हारी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। पर बहन तू इतनी बीमार हुई कैसे? दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रुबीना वहाँ आ जाती है और अपनी मामा की बातों का जवाब देते हुए बोलती है, मामा मैं बताती हूँ माँ इतनी बीमार कैसे हुई है। मामा जी, माँ हमेशा मेरी चिंता में लगी रहती है। मैं शुरू से ही कमजोर हूँ ना, इसलिए माँ को लगता है कि मैं कैसे रहूंगी कैसे नहीं। उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं माँ को हमेशा बोलती रहती हूँ कि वो चिंता ना करे, लेकिन वो है कि मेरी एक नहीं सुनती। अब बताओ मामा जी, माँ हो गई ना बीमार। रुबीना बेटा तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना तेरे पास। और बहना तू इसकी इतनी चिंता क्यों करती है? भैया मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी बेटी की शादी देख लूँ और इसके हाथ पीले करना चाहती हूँ। हाँ मेरी बहन, तू इसकी शादी जरूर देखेगी, पर मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया था, बल्कि तुझे अपने साथ शहर ले जाने आया था। वहाँ पर मैं तेरा इलाज भी करवाऊंगा, साथ ही मैं अपनी रुबीना के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ लूंगा। पर भैया नीतू तू तो जानती है भगवान ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दी और मैं चाहता हूँ कि रुबीना की शादी करके एक बाप का फर्ज पूरा करूँ। रुबीना अपने मामा की बातें सुनकर सेंटी हो जाती है। साथ ही नीतू भी अपने भाई के साथ शहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जी हाँ, रुबीना के मामा की कोई औलाद नहीं थी और बस इसलिए रुबीना के मामा रुबीना को अपनी बेटी मानते थे। सिर्फ रुबीना के मामा ही नहीं बल्कि रुबीना की मामी जिसका नाम निशा था, वो भी रुबीना को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती थी, क्योंकि नीतू की एकलौती औलाद रुबीना थी और नीतू के पास उसके पति की निशानी के तौर पर गांव में घर और रुबीना के अलावा कुछ और नहीं था। इसलिए वो लोग रुबीना और नीतू को कभी शहर नहीं ले गए। कुछ ही देर में अब नीतू और रुबीना अपना गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं और अब रुबीना के मामा रुबीना के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। साथ ही वो अपनी बहन का भी इलाज करवाने लगते हैं। समय गुजरता है और एक दिन नीतू अपने भाई से बोलती है, भैया आप हमको यहाँ बेकार ही ले आए। देखो जरा, अभी तक हमारी रुबीना के लिए कोई लड़का नहीं मिला। अरे बहना तू इतनी चिंता क्यों करती है? तेरा भाई अभी जिंदा है और वो अपनी बेटी रुबीना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर ही रहेगा। नीतू और उसका भाई आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नीतू की भाभी यानी रुबीना की मामी निशा आ जाती है और नीतू से कहती है, दीदी आप रुबीना की चिंता मत कीजिए, वो केवल आपकी ही नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है। क्यों रुबीना के मामा? हाँ निशा तुम सही बोल रही हो। और दीदी आप रुबीना की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी सेहत पर ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारी रुबीना के लिए लड़का तो मिल ही जाएगा, पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप तो जानती ही है ना कि चिंता चिता समान होती है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नीतू तुम अपनी दवाइयाँ समय पर लेती रहना। निशा नीतू पर ध्यान देना। हाँ जरूर। रुबीना का मामा अब वहाँ से चला जाता है और इस तरह से निशा नीतू का ख्याल रखने लगती है। दिन गुजरते हैं और अब बहुत जल्द एक अमर नाम के लड़के का रिश्ता रुबीना के लिए आता है। ये देखकर नीतू खुद से बोलती है, चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में तय हो गया। अब बहुत जल्द रुबीना की शादी अमर नाम के एक लड़के से हो जाती है और जब रुबीना शादी करके अपने ससुराल जाती है तब वो अपने बड़े से घर को देखकर खुद से कहती है, हाय राम, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो बस टीवी में ही इतना बड़ा घर देखा था। रुबीना खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी रुबीना की सास नेहा उससे कहती है, अरे बहू क्या सोच रही है? इस कलश को अपने दाहिने पैरों से गिराकर इस घर में अन्न की बरसात कर दे। जी माँ जी। रुबीना अब वैसा ही करती है जैसा उसकी सास बोलती है। रुबीना कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। समय गुजरता है
और एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रुबीना नीचे धरती पर बैठ जाती है और अपने हाथों से खाना खाने लगती है। उसको इस तरह से खाना खाते हुए देखकर नेहा कहती है, अरे रुबीना, तुम इस तरह नीचे बैठकर खाना क्यों खा रही हो? वो माँ जी, मुझे टेबल और कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, बस इसलिए मैं नीचे बैठकर खाना खा रही हूँ। क्या? तुम तो शहर की लड़की हो। शहर की लड़की होने के बाद भी तुम्हें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना नहीं आता? माँ जी, हम शहर की तो हैं, पर हम प्रॉपर शहर से नहीं है। हम पहले गांव में रहते थे। शहर में तो हम अभी आए थे। माँ की तबीयत खराब थी तो इसलिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मैंने इसकी सुंदरता में आकर अपने बेटे की शादी गलत लड़की से तो नहीं करवा दी? माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? आप कुछ कहना चाहती है क्या? नहीं बहू, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू अब हमारे घर की बहू है और बस इसी नाते तू टेबल पर बैठकर खाना सीख ले, नहीं तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। रुबीना अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं नेहा अपने बेटे से कहती है, बेटा अमर, कहीं मैंने तेरी शादी गवार लड़की से तो नहीं करा दी? माँ, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आपको तो इस लड़की के गुण अच्छे लगे और साथ ही इसकी सुंदरता भी अच्छी लगी। शादी से पहले इसका बैकग्राउंड तो देख लेती आप। अब बेटा छोड़ ना, हो गई तेरी माँ से गलती। खैर, मैं आपको बताना भूल गया था, आज शाम को ना हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं और रुबीना को भी थोड़ा सा तैयार कर देना, क्योंकि मेरे बॉस भी आ रहे हैं। ठीक है अमर, मैं इसको तैयार कर दूंगी और थोड़ा कुछ सिखा भी दूंगी। इतना बोलकर अब अमर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को वो जल्दी घर लौट आता है, जहाँ वो देखता है कि रुबीना काफी सुंदर लग रही होती है। ये देखकर अमर भी खुश हो जाता है, जिसके बाद अमर रुबीना और अपनी माँ के साथ डिनर के लिए बाहर जाता है। वो सब होटल में आकर बैठते ही हैं कि तभी रुबीना अपने पति से कहती है, अमर जी, ये कितना बड़ा होटल है, यहाँ क्या क्या मिलता होगा? यहाँ पर ना सब कुछ मिलता है रुबीना, बस तुम यहाँ नीचे बैठ कर खाने मत लग जाना। आप चिंता मत कीजिए अमर जी, माँ जी ने मुझे सब समझा दिया है कि यहाँ हमारे अलावा और भी लोग होंगे जिनके सामने हमें अच्छे से व्यवहार करना है। हाँ, और अगर ना तुमसे कोई इंग्लिश में कुछ पूछे ना तो जवाब मत देना। पर हमको इंग्लिश आता है अमर जी, और मैं बोलती भी हूँ। हे भगवान, पता नहीं कौन सी शहर की गवार बहू उठा कर ले आई मैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली जो मैंने इसको अपने घर की बहू बनाया। बहू, अमर ने तुझे कहा ना कि तू शांत रहियो, मतलब रहियो, समझी? अब ना चाहते हुए भी रुबीना को उनकी बातें माननी पड़ती है और बेचारी रुबीना चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में अमर का बॉस अपनी वाइफ के साथ आता है और जैसे ही वो बैठता है वैसे ही बॉस की वाइफ रीना अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये देखो कितना बड़का होटल है। ये आप तो हमको बहुत अच्छी जगह लेकर आए हैं। हाँ रीना, मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है। चलो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? वो ब्रेड के ऊपर जो सब्जी लगत है ना, वो हमको चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर उससे पहले तुम अमर से मिल लो। ये है अमर, हमारे ऑफिस का सबसे होनहार एम्प्लॉय। का हो भैया, नमस्ते, कैसन हो? मैं ठीक हूँ मैडम, आप बताइए। हम हूँ बिल्कुल मस्त हैं भैया। अच्छा सुनिए ना, हम जाते हैं, वो वेटर को बोल के आते हैं। नहीं, मैं वेटर को यहीं बुला लेता हूँ। इस तरह से अमर का बॉस ऑर्डर देता है। बॉस की वाइफ को देख अमर और नेहा बहुत ही हैरान होते हैं। अमर अब अपने बॉस से पूछ ही लेता है, सॉरी सर, पर क्या ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ है, ये गाँव से। और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होंगे कि बॉस इतना समझदार और वाइफ इतनी गवार, पर मेरा यकीन मानो अमर, मुझे अपनी वाइफ बिल्कुल भी गवार नहीं लगती। क्योंकि भले ही उसने यहाँ की चीजें नहीं देखी, पर वो मुझसे प्यार बहुत करती है। चीजें वो क्या है, वो तो समय के साथ इंसान सीख जाता है। जीवन साथी तो आपको समझने वाला होना चाहिए ना, और जरूरी नहीं समझने वाला इंसान पढ़ा लिखा ही हो। अपने बॉस की बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं नेहा और अमर को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग भी हर वक्त रुबीना को बोलते रहते थे। थोड़ी देर बाद सब डिनर करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद नेहा और अमर रुबीना से माफी मांगते हैं और रुबीना उनको माफ कर देती है, जिसके बाद अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।